नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में। सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सांवले रंग का धनंजय पांडे सामान्य कदकाठी वाला युवक था। उसकी एकमात्र खूबी यही थी कि वह सरकारी नौकरी में था। कहने का अभिप्राय यह कि वह जिंदगी भर अपने परिवार का बोझ अपने कंधों पर उठा सकता था। बिहार के जिला गोपालगंज के बंगरा बाजार निवासी रामजी मिश्रा ने धनंजय पांडे की यही खूबी देखकर उससे अपनी बेटी ब्याही थी। माँ बाप ने कहा और खूबसूरत पुष्पा मिश्रा शादी के बंधन में बंधकर मायके की ड्योढ़ी छोड़ ससुराल आ गई। लेकिन उसे धक्का तब लगा जब उसने पति को देखा। वह जरा भी उसके जोर का नहीं था। पत्नी यदि खूबसूरत हो तो पति उसके हुस्न का गुलाम बन ही जाता है। धनंजय भी पुष्पा का शैदाई बन गया। पुष्पा ने धनंजय की कमजोरी का फायदा उठाकर उसे अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया। पुष्पा को धनंजय चाहे जैसा लगा हो, लेकिन धनंजय खूबसूरत पढ़ी लिखी बीवी पाकर खुश था। धनंजय सुबह 9 बजे घर से निकलता था तो फिर रात 8 बजे के पहले घर नहीं लौटता था। पीडब्ल्यूडी में लिपिक के पद पर कार्यरत धनंजय की ड्यूटी पड़ोसी जिले सीवान में थी। धनंजय को अपने गांव अमवा से सीवान आने जाने में 2 घंटे लग जाते थे। धनंजय को जितनी पगार मिलती थी वह पूरी की पूरी पुष्पा के हाथ पर रख देता था। धनंजय के 2 भाई और थे, बड़ा रंजीत और छोटा राजीव। रंजीत मुंबई में तो राजीव दिल्ली में नौकरी करता था। विवाह के बाद से ही धनंजय पुष्पा के साथ अलग घर में रह रहा था। कालांतर में पुष्पा 2 बच्चों की मां बनी। एक बेटा था सौरभ और एक बेटी साक्षी। गत वर्ष मई महीने में धनंजय के साले का विवाह देवरिया की भुजौली कॉलोनी में हुआ था। विवाह में धनंजय पांडे की मुलाकात दुल्हन के चचेरे भाई रतन पांडे से हुई। मुलाकात के दौरान दोनों की काफी बातें हुई। इसी बातचीत के दौरान धनंजय ने उससे देवरिया में मकान किराए पर दिलाने को कहा तो रतन ने हामी भर दिया। विवाह में शामिल होने के बाद धनंजय और पुष्पा बच्चों के साथ वापस लौट आए। रतन पांडे देवरिया के थाना गौरी बाजार के सिरजम हरहंगपुर निवासी सुभाष पांडे का बेटा था। सुभाष पांडे टीवी मैकेनिक थे। 24 वर्षीय रतन 4 बहनों में दूसरे नंबर का था। इंटर पास रतन देवरिया में मोबाइल कंपनी एमआई के कस्टमर केयर सेंटर में नौकरी करता था और देवरिया खास में ही किराए पर कमरा लेकर रह रहा था। धनंजय से बात होने के कुछ ही दिनों के अंदर रतन ने धनंजय को शहर के इंदिरा नगर मोहल्ले में सौरभ श्रीवास्तव का मकान किराए पर दिलवा दिया। धनंजय अपनी पत्नी पुष्पा और दोनों बच्चों के साथ उसी मकान में रहने लगा। बिहार का सीवान जिला उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की सीमा से सटा है, इसलिए धनंजय को वहां से सीवान जाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। वह अपनी ड्यूटी पर रोजाना आने जाने लगा। बच्चों का एडमिशन भी पास के एक स्कूल में करा दिया था। धनंजय रोजाना सुबह निकल जाता और देर रात वापस लौटता था। बच्चे भी स्कूल चले जाते थे। पुष्पा घर पर अकेली रह जाती थी। ऐसे में रतन का पुष्पा के पास आना जाना बढ़ गया। रतन पुष्पा की खूबसूरती पर पहले ही मरमिटा था, इसीलिए उसने पुष्पा के नजदीक रहने के लिए धनंजय को देवरिया में किराए पर मकान दिलवाया था। धनंजय के कहने पर वह उसके बच्चों सौरभ और साक्षी को ट्यूशन पढ़ाने लगा था। बच्चों के जन्म के बाद से धनंजय अब पुष्पा में पहले जैसी रुचि नहीं लेता था। वैसे भी जैसे जैसे वैवाहिक जीवन आगे बढ़ता है, कई पति पत्नी एक दूसरे में दोष खोजने लगते हैं जो उनके बीच विवाद की जड़ बनते हैं। धनंजय भी पुष्पा में कमियां निकालने लगा था। वैसे भी पुष्पा को तो वह कभी नहीं भाया था, किसी तरह उसके साथ अपनी जिंदगी काट रही थी। जब धनंजय उसके दोष और गलतियां निकालता था तो पुष्पा के अंदर दबा गुस्सा गुबार बनकर बाहर निकल पड़ता था, जिस पर धनंजय उसकी पिटाई कर देता था। ऐसा अधिकतर धनंजय के शराब के नशे में होने पर ही होता था।
धनंजय मार पिटाई पर उतर आया तो पुष्पा को उससे हद से ज्यादा नफरत हो गई। रतन ने उसके घर आना शुरू किया तो पुष्पा की नजर उस पर टिकने लगी। रतन गोरा चिट्टा, स्मार्ट और कुंवारा था। पुष्पा ने ऐसे ही युवक की कामना की थी। विवाह से पहले उसकी दो ही इच्छाएं थीं, एक तो उसका जीवन साथी सरकारी नौकरी वाला हो और दूसरा वह खूबसूरत व स्मार्ट हो। उसकी जोड़ी उसके साथ रब ने बना दी जोड़ी जैसी हो। उसकी एक इच्छा तो पूरी हो गई थी, लेकिन दूसरी इच्छा ने उसे रुला दिया। धनंजय ने कभी भी पुष्पा की तारीफ नहीं की थी, लेकिन रतन पुष्पा की जमकर तारीफ करता था। साथ ही हंसी मजाक भी। पुष्पा सोचती थी कि रतन को सुंदरता की कद्र करनी आती है, लेकिन धनंजय को नहीं आती है। रतन लतीफे सुनाकर पुष्पा को खूब हंसाता था। उसकी पसंद नापसंद की चीजों का ख्याल रखता था। पुष्पा साड़ी या सलवार सूट पहनती तो उसे अपनी राय बताता था। इन बातों से पुष्पा मन ही मन बहुत खुश होती। धीरे धीरे पुष्पा को भी रतन की आदत पड़ गई। उसके बिना अब उसे अच्छा नहीं लगता। घर में सब सूना सूना सा महसूस होता था। रतन ने पुष्पा को इतनी खुशियां दी कि वह सोचने को मजबूर हो गई कि काश मेरा पति रतन जैसा होता तो कितना अच्छा होता। एकांत क्षणों में पुष्पा रतन की तुलना धनंजय से करने लगती और यह सोचकर मायूस हो जाती कि धनंजय रतन के आगे किसी मामले में नहीं ठहरता था। पुष्पा रतन के बारे में ज्यादा सोचती तो उसका मन उसकी बाहों में ही सिमटने को मचल उठता था। पुष्पा और रतन की निगाहों में एक दूसरे के लिए तड़प भरी रहती थी। पानी का गिलास, चाय का कप लेते देते हुए दोनों की अंगुलियों का स्पर्श होता तो दोनों ही ओर चिंगारियां छूटने लगती थी। रतन का व्यक्तित्व पुष्पा के दिल में हलचल मचाए हुए था तो पुष्पा की आकर्षक शरीर रतन के युवा मन में सरसराहट भरती रहती थी। वह पुष्पा से बिना नजरें मिलाए उसका दीदार करता रहता। उसे पूरी तरह पाकर ना सही, स्पर्श करके ही सुख लूटता रहता था। रतन कुछ कारणों से अपने गांव चला गया तो पुष्पा खुद को फिर तन्हा महसूस करने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी रूह निकलकर चली गई हो और मुर्दा जिस्म वहां रह गया हो। धनंजय सीवान से अपनी ड्यूटी से वापस लौटता। रात में जब वह उससे संसर करता तब भी वह मुर्दों की तरह निष्क्रिय पड़ी रहती थी। धनंजय उसके व्यवहार से इसलिए स्तब्ध नहीं हुआ क्योंकि वह जानता था कि पुष्पा उससे बिल्कुल खुश नहीं है। उधर गांव गए रतन का हाल भी ऐसा ही था। पुष्पा को याद करके वह रात भर करवटें बदलता रहता। आंखें बंद करता तो सपने में पुष्पा ही नजर आती थी। जो वह हकीकत में करने की ख्वाहिश रखता था उसे कल्पना में ही करके खुद को तसल्ली दे लेता था। आखिर रतन गांव से शहर लौटा तो पुष्पा से मिलने गया। पुष्पा उस समय अकेली थी। उसे रतन की यादों ने बेहाल कर रखा था। रतन को देखते ही पुष्पा का चेहरा खिल उठा। रतन के अंदर आते ही पुष्पा ने लपक कर दरवाजा बंद कर दिया। फिर नाराजगी प्रकट करते हुए बोली, क्या तुम्हें इस तरह मुझे तड़पाना अच्छा लगता है? रतन अनजान बनते हुए बोला, मैं समझा नहीं। पुष्पा ने शिकायती लहजे में कहा, कितने दिन हो गए तुम्हें, मैं तुम्हारी सूरत देखने को तरस गई थी। सच, रतन खुश होते हुए बोला, मैं यही सुनने को तो गैरहाजिर था। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितनी चाहत है। अगर ऐसा नहीं करता तो तुम शायद आज अपने दिल की बात मुझसे ना कहती। तुम सच कह रहे हो रतन। तुमने मुझ पर ना जाने कैसा जादू कर दिया है कि मैं हर पल तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। कहते हुए उसने रतन के गले में बाहें डाल दिया। यही हाल मेरा भी है पुष्पा। जिस दिन तुम्हारा दीदार नहीं होता वह दिन पहाड़ सा लगता है। पुष्पा की पतली कमर में हाथ डालते हुए रतन ने उसे अपने करीब खींचा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। इसके बाद दोनों वासना के खेल में डूबते चले गए। घर की तन्हाई दोनों के दिलों की ही नहीं, जिस्मों के मिलन की भी साक्षी बन गई। इसके बाद तो रोज ही उनके बीच यह खेल खेला जाने लगा। रतन ने पुष्पा को एक सिम खरीद कर दे दिया। उसने सिम को अपने मोबाइल में डाल लिया। पुष्पा इस सिम का इस्तेमाल केवल रतन से बात करने के लिए करती थी। धनंजय की अनुपस्थिति में रतन पूरे दिन पुष्पा के साथ उसके घर में मौजूद रहता था।
उसके साथ समय बिताता तो उन पलों को अपने स्मार्टफोन में भी कैद कर लेता था। वह अपने मोबाइल से अंतरंग पलों के फोटो और वीडियो भी बनाता था। 18 अप्रैल की सुबह बंद चीनी मिल के परिसर में कुछ युवक लकड़ी लेने गए। इस बीच उनकी नजर एक पेड़ के नीचे पड़ी एक लाश पर गई। उन्होंने आसपास के लोगों को बताया तो चंद मिनटों में वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को लाश मिलने की सूचना दी गई। घटनास्थल थाना कोतवाली देवरिया में आता था, इसलिए कंट्रोल रूम से यह सूचना कोतवाली पुलिस को दे दी गई। सूचना पाकर इंस्पेक्टर टीजे सिंह अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। मृतक की उम्र 40-42 वर्ष रही होगी। उसके चेहरे को किसी भारी वस्तु से कूचा गया था। चेहरा क्षत-विक्षत होने के कारण मृतक की पहचान होना मुश्किल था। उसके गले पर भी कसे जाने के निशान मौजूद थे। घटनास्थल पर लाश से कुछ दूरी पर खून से सना एक ईंट का टुकड़ा पड़ा मिला। हत्यारे ने उसी ईंट के टुकड़े से मृतक का चेहरा कुचला था। इंस्पेक्टर टीजे सिंह निरीक्षण कर ही रहे थे कि तभी एसपी डॉक्टर श्रीपति मिश्र, एएसपी शिष्यपाल, सीओ सिटी निष्ठा उपाध्याय समेत अन्य अधिकारी भी वहां पहुंच गए। अधिकारियों ने भी लाश व घटनास्थल का निरीक्षण किया। इंस्पेक्टर टीजे सिंह के आदेश पर कुछ सिपाहियों ने मृतक के कपड़ों की तलाशी ली तो कपड़ों से मृतक का आधार कार्ड मिल गया, जिसमें मृतक का नाम धनंजय पांडे लिखा था और पता देवरिया की सीमा से सटे बिहार के गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र में आने वाले गांव अम्बा का लिखा था। मृतक के घर वालों को कुचायकोट थाना पुलिस के जरिए सूचना भेजी गई। इसके बाद पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर टीजे सिंह को आवश्यक दिशा निर्देश देकर वापस लौट गए। सूचना पर मृतक के घर वाले और ससुराल वाले वहां पहुंचे। उन लोगों ने धनंजय की लाश की शिनाख्त कर दिया। लाश की शिनाख्त होने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया। कोतवाली लौटकर इंस्पेक्टर टीजे सिंह ने धनंजय पांडे के ससुर रामजी मिश्रा की लिखित तहरीर के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। केस की जांच शुरू करते हुए इंस्पेक्टर टीजे सिंह ने सर्वप्रथम पुष्पा से पूछताछ किया, जो कि घटना से 1 महीने पहले से अपने मायके में रह रही थी। उन्होंने पुष्पा से पूछा, धनंजय की किसी से कोई दुश्मनी थी या उसका किसी से हाल ही में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? सर, उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी और न ही उनका किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ था। वह तो सुबह अपने ऑफिस के लिए निकल जाते थे और रात में लौटते थे। फिर भी कोई दुश्मनी रही हो, याद करने की कोशिश कीजिए। सर, मेरी जानकारी में तो नहीं है। अगर ऑफिस में कोई बात हुई हो तो मुझे पता नहीं। मेरे पति ऑफिस की कोई भी बात मुझे नहीं बताते थे। पुष्पा बड़े ही सहज भाव से सवालों का जवाब दे रही थी। उसके चेहरे के भावों और बोलने के अंदाज से यह कतई नहीं झलक रहा था कि वह पति की मौत से गमगीन है। यह बात मन में शक पैदा करने वाली थी। पुष्पा के चेहरे को पढ़ने की कोशिश करते हुए इंस्पेक्टर टीजे सिंह ने एक और सवाल दागा, घर में कौन कौन आता था? सर, हम देवरिया में किराए पर रह रहे थे। हमारी किसी से जान पहचान नहीं है, इसलिए कोई भी नहीं आता जाता था। कोई भी नहीं। इंस्पेक्टर टीजे सिंह ने उसकी आंखों से आंखें मिलाकर उसका सच और झूठ पकड़ने के लिए एक बार फिर एक शब्द पर जोर देते हुए पूछा। इंस्पेक्टर टीजे सिंह द्वारा इस तरह पूछने पर पुष्पा एक पल के लिए हड़बड़ाई, लेकिन अगले ही पल खुद को संभालते हुए बोली, जी सर, कोई नहीं, बस मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए रतन पांडे आता था। वह हमारा दूर का रिश्तेदार है, उसी ने हमें देवरिया में रहने के लिए किराए पर मकान दिलवाया था। तो बताना चाहिए था ना। मैं दोबारा ना पूछता तो आप बताती भी नहीं। पुष्पा ने सफाई दिया, सर वह तो घर का ही है, बाहर का नहीं, इसीलिए नहीं बताया। ये आप हमें तय करने दें कि कौन क्या है। हमारे निशाने पर सभी होते हैं, चाहे घर के हों या बाहर के। वैसे भी अधिकतर केसों में हत्यारा घर का अपना ही कोई निकलता है। कहकर टीजे सिंह ने पुष्पा की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर आने वाले भाव देखकर वह मुस्करा उठे और फिर उठते हुए बोले, खैर अब मैं चलता हूँ, जरूरत पड़ी तो आपसे दोबारा पूछताछ करूंगा। जी सर। टीजे सिंह वहां से चले गए।
वहां से निकलने से पहले वह पुष्पा का मोबाइल नंबर लेना नहीं भूले। इंस्पेक्टर सिंह ने उस नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई, साथ ही जिस मोबाइल में सिम पड़ा था उस मोबाइल में दूसरे सिम भी डाले गए थे, तो उन सिम के नंबरों की भी डिटेल्स देने को कहा गया। जब पुष्पा के बताए नंबर की कॉल डिटेल आई तो उसमें कुछ खास नहीं मिला, लेकिन साथ में एक और नंबर की कॉल डिटेल्स आई थी। वह नंबर भी पुष्पा अपने डबल सिम वाले मोबाइल में प्रयोग कर रही थी, लेकिन उस नंबर के बारे में पुष्पा ने कुछ नहीं बताया था। उस नंबर से केवल एक नंबर पर ही रोज बात की जाती थी। उस नंबर की डिटेल्स निकलवाई तो वह नंबर रतन पांडे के नाम पर था। रतन वही था जो धनंजय के घर ट्यूशन पढ़ाने आता था। उसका पता किया तो वह घर से फरार मिला। 20 अप्रैल को इंस्पेक्टर टीजे सिंह ने एक मुखबिर की सूचना पर अमेठी तिराहे के खोराराम मोड़ से रतन पांडे को गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो रतन ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, साथ ही हत्या की वजह भी बता दिया। इसके बाद इंस्पेक्टर सिंह पुष्पा को उसके मायके से गिरफ्तार करके थाने ले आए। थाने में जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बरगलाने की कोशिश किया कि रतन ने उसके अश्लील फोटो व वीडियो बना लिए थे, जिनके सहारे वह उसे ब्लैकमेल कर रहा था। उसी ने उसके पति की हत्या की है। लेकिन जब सख्ती दिखाई गई तो उसने सच उगल दिया। पुष्पा रतन को अपनी जान से भी ज्यादा चाहने लगी थी। उसी के साथ विवाह करके वह अपनी आगे की जिंदगी गुजारना चाहती थी। इसके लिए वह रतन के साथ भाग जाती और विवाह कर लेती। लेकिन जिंदगी सिर्फ प्यार से नहीं गुजरती, पैसों की भी जरूरत होती है। रतन छोटी मोटी नौकरी करता था, उससे उसका खुद का गुजारा ही नहीं हो पाता था। ज्यादा पैसा तो सरकारी नौकरी में ही मिलता है, जो कि धनंजय के पास थी। इसलिए पैसों की उसे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। पुष्पा को सरकारी नौकरी का मोह था, इसलिए उसने इसका रास्ता निकाल लिया। उस रास्ते पर चलकर उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती थीं। वह रास्ता था धनंजय की मौत। धनंजय के मरने से पुष्पा को एक तो उससे छुटकारा मिल जाता, दूसरे उसकी जगह मृतक आश्रित कोटे से उसे नौकरी मिल जाती, और तीसरा वह रतन से विवाह करके आराम से जिंदगी गुजार सकती थी। पुष्पा अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पति के खून से हाथ रंगने को तैयार थी। वह यह भूल गई कि केवल सोचने भर से जिंदगी आसान नहीं हो जाती। सब कुछ मनचाहा नहीं होता। वह जिस रास्ते पर चलने को आमादा थी, उस पर उसे सरकारी नौकरी तो नहीं, जेल की सलाखें जरूर मिलने वाली थीं। दूसरी ओर धनंजय को अपनी मौत के षड्यंत्र का कैसे पता चलता, जबकि उसे पुष्पा और रतन के अवैध संबंधों तक की जानकारी नहीं थी। पुष्पा अपने इरादों को अंजाम तक पहुंचाने को आतुर थी। रतन तो पहले से ही पुष्पा से बार बार धनंजय को मार देने की बात कहता रहता था। वह तो पुष्पा की तरफ से बस हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रहा था। पुष्पा ने अपने दिल की पूरी बात रतन को बता दिया। इसके बाद दोनों ने धनंजय की हत्या की योजना बनाई। योजनानुसार 16 मार्च 2020 को पुष्पा बच्चों के साथ अपने मायके गोपालगंज चली गई। एक महीना पूरा होने पर 17 अप्रैल की शाम 4 बजे पुष्पा ने रतन को फोन करके धनंजय की हत्या करने को कहा। 18 अप्रैल की रात 8 बजे के करीब रतन ने धनंजय को शराब पीने के लिए बंद चीनी मिल परिसर में बुलाया। धनंजय के वहां पहुंचने पर रतन ने एक ईंट के टुकड़े से उसके सिर पर प्रहार किया। धनंजय दर्द से बिलबिला उठा। इसी बीच रतन ने पास में उगी गिलोय की बेल उखाड़कर धनंजय के गले में डाल दी और पूरी ताकत से कस दिया। दम घुटने से धनंजय की मौत हो गई। इसके बाद रतन ने धनंजय के चेहरे को बुरी तरह से कुचल दिया। फिर धनंजय की जेब से मोबाइल निकालकर रतन वहां से चला गया। उसने व्हाट्सएप पर मैसेज करके पुष्पा को धनंजय की मौत की जानकारी दे दिया। पुष्पा द्वारा मैसेज देख लेने के बाद रतन ने वह मैसेज डिलीट कर दिया, लेकिन दोनों पकड़े गए। रतन ने अपना एंड्रॉयड मोबाइल फॉर्मेट कर दिया था, इसलिए उस मोबाइल का डाटा रिकवर करने के लिए इंस्पेक्टर टीजे सिंह ने मोबाइल में डाटा रिकवरी ऐप इंस्टॉल किया और मोबाइल का पूरा डाटा रिकवर कर लिया। मोबाइल की गैलरी में रतन व पुष्पा के अनगिनत फोटो मिले, जिसमें कई अश्लील भी थे,
जिनको उन्होंने सबूत के तौर पर रख लिया। अभियुक्त रतन के पास से इंस्पेक्टर सिंह ने धनंजय का मोबाइल भी सिम सहित बरामद कर लिया। हत्या में प्रयुक्त ईंट का टुकड़ा पहले ही घटनास्थल से बरामद हो गया था। कानूनी औपचारिकताएं पूरी करके दोनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। शाजिया मुस्तफा जी ने बांग्लादेश से कमेंट किया है, सर आपकी वॉइस बहुत अच्छा लगता है, कभी अपना फोटो डालना वीडियो में, बांग्लादेश से सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मैं शाजिया मुस्तफा हूँ मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। कल्पना लिंबू जी ने कमेंट किया है, आप स्टोरी थोड़ा जल्दी अपलोड कीजिए, दिन भर चेक करती रहती हूँ मैं, कोई वीडियो अपलोड हुआ है क्या, बल्कि इंतजार नहीं होता। मैम आपके कमेंट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैम मैं रोज दोपहर 2 बजे वीडियो अपलोड कर देता हूँ और शाम को 7:30 बजे। कंचन पटेल जी ने कमेंट किया है, मैं अमेरिका से रोज आपका वीडियो देखती हूँ कंचन बेन। मैम आपके कमेंट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सिमरन कौर मैम ने कमेंट किया है, कीप इट अप विवेक सर सुपर। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आलिया कुरैशी जी ने कमेंट किया है, हमारे मैसेज का भी रिप्लाई सर। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आपका जब भी कमेंट आएगा मैं बिल्कुल आपका रिप्लाई करूंगा। ABS मेम्स नाम की आईडी से कमेंट आया है, हेलो सर, मैं हमेशा वीडियो सुनता हूं लेकिन कमेंट कर नहीं पाता हूं क्योंकि मैं काम करता हूं लेकिन सुनता हूं। लव फ्रॉम नेपाल। सर आपके कमेंट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। रोशन दलवाई जी ने कमेंट किया है, एक बात समझ में नहीं आती है कि अगर पति या पत्नी दोनों में से कोई भी एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहता है तो छोड़ के चले जाए या और भी रास्ते हैं, लेकिन हत्या करने पर क्यों उतारू होते हैं। एक तो पहले ही अपने जोड़ीदार को धोखा देने का जुर्म वह कर चुके होते हैं और ऊपर से हत्या जैसा संगीन जुर्म भी कर बैठते हैं। पता नहीं यह कैसी मानसिकता है, क्या चल रहा होता है उनके माइंड में। और मूर्खता की बात यह है कि किसी की हत्या करके हम बच जाएंगे, यह कैसे सोच लेते हैं यह लोग। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। हर अपराधी यही सोचता है कि अपराध करने के बाद वह बच जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर अपराधी को उसके गुनाहों की सजा जरूर मिलती है। आरती चौहान जी ने कमेंट किया है, बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। विमलेश शर्मा ने कमेंट किया है, सर आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है और मैं रोज सुनती हूँ पर आप मेरा नाम नहीं लेते हो। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। जब आपका पहला कमेंट मुझे आया था तभी मैं आपका नाम लिया था और उसका रिप्लाई भी किया था। एक बार आप किटी मंगलम केस को सुनिए। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर्स हैं, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे मीरा राय मैम, रीता छेत्री मैम, कंचन पटेल जी, कल्पना लिंबू जी, रकीब सर, राहुल जयकर सर, आलोक सर, आरती चौहान जी, सरिता राय जी, नादिया उम्बर लोदी जी, ममता सिंह मैम, रोशनी पटेल मैम, महेश रस्तोगी जी, जफर खान जी, सरिता सिंह मैम, सिमरन सावी मैम और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।